हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे थाने से लेके राष्ट्रपति तक की सारी कार्रवाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, पुलिस को देखकर लोग सेफ फील करने की जगह घबराते हैं, डरते हैं। एक गली जहां पुलिस खड़ी है, उस गली से लोग तभी जाएंगे जब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। इस सब का क्या कारण है? देखिए, हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जिनकी वजह से हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी पुलिस से डर लगता है। एक छोटी सी एफआईआर लिखवाने के लिए भी हमें जुगाड़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें एफआईआर की प्रोसेस ही नहीं पता। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है या थाने बुलाती है तो उनको क्या क्या रूल फॉलो करना होते हैं। और यह ना पता होने की वजह से जब जब आपका पाला इनसे पड़ता है तो आपको डर ही लगेगा। और यह जो राइट्स है ना, ये इतने बेसिक्स हैं कि इन्हें स्कूल में होने चाहिए, बट नहीं है। आप एक बार किसी बच्चे को बता दोगे ना तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा इन राइट्स को। आपने दो चीज़ें सुनी होगी, आईपीसी इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जब इंडिया में कहीं कोई क्राइम होता है, जैसे मर्डर हुआ, तो आईपीसी बताता है कि धारा 302 लगेगी। चीटिंग हुई तो आईपीसी बताता है धारा 420 लगेगी। अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ तो 309 लगेगी। मतलब कि आईपीसी डिफाइन करता है उस क्राइम को। मान लीजिए कोई डंडा घुमा रहा है, तो डंडा घुमाना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन उस डंडे घुमाने से किसी का सर फूट जाता है तो वो क्राइम है। मतलब साफ है, आईपीसी हमें बताता है कि क्या क्राइम है और क्या क्राइम नहीं है। अब आईपीसी तो ठीक है, समझ में आ गया, पर ये सीआरपीसी क्या है? तो मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया, तो आईपीसी ने तो बता दिया कि 302 लगेगी, लेकिन अब इसकी जांच कौन करेगा? पुलिस खुद जाके तो कहेगी नहीं कि जाओ आज तुम इसकी जांच कर लो। ये चीज़ जो है ना, ये सीआरपीसी बताती है। सीआरपीसी बताता है कि किस केस की जांच किस रैंक का ऑफिसर करेगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा और क्या क्या स्टेप फॉलो की जाएंगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर जब कोई क्राइम होता है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है, तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर बताएंगे कि आपके साथ ये घटना हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। देखो, एक्चुअल जो प्रोसीजर है ना, उसके हिसाब से आपके जाते ही एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पहले आप कंप्लेंट करेंगे रिटर्न में और रिसीविंग लेंगे। जिसको प्रोसेस पता है वो घर से ही लिख कर ले जाता है। आप कहाँ रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जिस एरिया में आपके साथ घटना हुई है उस एरिया के थाने में आपको कंप्लेंट करनी है। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले परेशान करते हैं कि हमारे एरिया का केस नहीं है, दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन में जाइए। इसलिए कुछ लोग अपनी कहानी उसी स्टेशन के पास की बताते हैं जिस स्टेशन में वो कंप्लेंट करने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे जो हो आपको झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो पुलिस वाले अपनी मनमानी करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके साथ कोई घटना होती है तो आप पुलिस स्टेशन जाएं, एक रिटर्न कंप्लेंट करें और 72 घंटे तक इंतज़ार करें। क्योंकि रूल के हिसाब से जब आप कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद पुलिस वहां जाती है, पता करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, उसके बाद एफआईआर लिखती है। और जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो समझ लीजिए इंडिया के जितने भी केस चल रहे हैं उन केसों में एक केस आपका भी दर्ज हो गया है। एफआईआर लिखने का मतलब ये है कि अब ये जो केस है वो कोर्ट में जाना तय है और अब इसका जो भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा। अब आप बोलेंगे कि प्रोसेस तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कोई बात नहीं सुनता और एफआईआर लिखने में भी जुगाड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका केस जेन्युइन है और आपकी कोई कंप्लेंट नहीं लिख रहा है तो सबसे पहले पीसीए में, पुलिस अथॉरिटी कमीशन में आपको कंप्लेंट करनी है। यहाँ पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप अपने एरिया के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक कंप्लेंट डाल दीजिए।
यहाँ पर आपकी बात 100% सुनी जाएगी। ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसका काम ही है अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना। फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही या आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप एक वकील के पास जाएं, उसको सारी बात बताएं, सबूतों के साथ कोर्ट में जाएं। अगर आपका केस जेन्युइन है तो 100% आपकी कंप्लेंट कोर्ट के माध्यम से दर्ज हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है इस घटना से जुड़ी इन्वेस्टिगेशन करके एक समरी तैयार करने के लिए, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट में हर एक चीज का ब्यौरा देना होता है, जैसे क्राइम से जुड़ी सारी जानकारी, डेट, टाइम, प्लेस, विटनेस, यहाँ तक कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो भी इस चार्जशीट में कोर्ट को देना होता है। नॉर्मली पुलिस के पास 60 दिन का समय होता है इस सभी कार्य के लिए, लेकिन कोई क्राइम अगर 10 साल या उससे अधिक की सजा का है तो उसमें पुलिस को 90 दिन का टाइम दिया जाता है। चार्जशीट जो है आयो बनाता है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और कौन आयो होगा, किस रैंक का ऑफिसर होगा, ये हमें सीआरपीसी बताती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है पुलिस का काम डाउन शुरू हो जाता है। इसमें पुलिस को जिस जिस पर भी शक होता है उसको उठाती है। अब पुलिस किसी को भी शक के आधार पर बुला सकती है, पुलिस को पूरा अधिकार है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बिठाकर नहीं रख सकती। मारना तो दूर की बात, गाली तक नहीं दे सकती। ये इनलीगल माना जाता है, भले ही उसने मर्डर ही क्यों ना किया हो। देखिए, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय लोगों को उठाती है ना, तो 3 बातें हो सकती हैं। पहली, जिसने क्राइम किया है उसको उठाती है। दूसरी, आपकी किसी से दुश्मनी है और उसने सबके साथ साथ आपका भी नाम उस कंप्लेंट में डलवा दिया। तीसरी, पुलिस को शक है आप पर लेकिन आपने क्राइम किया नहीं है। इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है या उठाती है घर से, तो उसके कुछ रूल होते हैं, वो ऐसे ही किसी को आकर अरेस्ट नहीं कर सकती है। जब वो आपको अरेस्ट करेगी तो पूरी यूनिफॉर्म में होगी। एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है जिसमें डेट, टाइम, प्लेस, विटनेस के साइन, अरेस्ट करने वाले ऑफिसर के साइन, रीज़न कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, और ये सब होता है। अच्छा, एक बात और, विटनेस कोई भी हो सकता है, आपके घर से कोई, आपका पड़ोसी या कोई अन्य। अगर बाहर से कहीं से गिरफ्तार करती है तो 12 घंटे के अंदर आपके परिवार या किसी करीबी को इन्फॉर्म करना होता है। इस सारी प्रोसेस में वो पुलिस वाला आप पर हाथ नहीं उठा सकता, गाली नहीं दे सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे पुलिस वाले आते हैं, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे केस में उस टाइम आप उस पुलिस वाले की बात मान लीजिए, और जैसे ही आप वहां से फ्री होते हैं उसके बाद आप जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। करना क्या है? एसएचओ है, डीआईजी है, उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वाले के खिलाफ ही कंप्लेंट करने को बोल रहा हूं, तो मत जाओ। स्पीड पोस्ट के द्वारा तो कंप्लेंट कर सकते हो एसएचओ और डीआईजी को, और रिसीविंग अपने पास में रख लीजिए। एक कंप्लेंट पीसीए पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी को भी कर दो, और एक कंप्लेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी कर दो। इसके बाद भी टाइम लगे या आपकी बात नहीं सुनी जा रही हो तो अपने वकील से बात करें। इन सब कंप्लेंट के प्रूफ लेकर कोर्ट जाइए और कंप्लेंट करिए उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने आपके इस पर हाथ उठाया या आपसे बदतमीजी की। एक बार कंप्लेंट हो गई ना, तो ध्यान रखिए वो पुलिस ऑफिसर आपके घर के आगे पीछे घूमेगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उसको भी अपनी जॉब से प्यार है। आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है जिस केस में बिना आपकी गलती के पुलिस वाला आपको मार रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए बिठाकर रख रहा है। जिन केस में आप देखते हैं कि पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा बिठाकर रखती है, 2-3 दिन तक बिठाकर रखती है, उसमें पुलिस क्या करती है? एंट्री ही नहीं करती है। 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको पुलिस रखती है बिठाकर, तो उसको कोर्ट से ऑर्डर लेना होते हैं। इसके लिए पुलिस को कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होगी कि सबूत और इकट्ठे करने हैं, जिसकी वजह से इसकी पुलिस कस्टडी बढ़ा दी जाए।
कोर्ट भी 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, और वो भी एक साथ नहीं देता, 2-2 3-3 दिन करके देता है। तब जाके पुलिस 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को अपने पास रख सकती है। मान लीजिए 15 दिन पूरे हो गए, उसके बाद क्या? तो 2 चीज़ें आपको समझनी होगी। पुलिस कस्टडी, जिसमें पुलिस अपने पास रखती है, दूसरी जुडिशियल कस्टडी, इसमें आप मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहते हैं। अब मजिस्ट्रेट अपने घर में तो रखेगा नहीं, इसके लिए एक अलग जगह होती है जहां रखा जाता है, इसे जेल कहते हैं। और जुडिशियल कस्टडी में भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाता। 15 दिन के बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने के लिए, हर 15 दिन के बाद। तब तक ये बढ़ती है जब तक कि आपको बेल न मिल जाए, या आप निर्दोष साबित ना हो जाए, या आपका केस खत्म ना हो जाए, तब तक ये बढ़ती रहती है। यहाँ से पुलिस को चार्जशीट देनी होती है 60 दिन के अंदर, और अगर 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाला केस है तो 90 दिन के अंदर। और अगर पुलिस वो नहीं दे पाती है तो एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। ये जो चार्जशीट पुलिस कोर्ट में पेश करती है, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो मुकदमा शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चार्जशीट पुलिस ने बनाकर दे दी है वो फाइनल हो जाती है। अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस के हिसाब से कुछ धाराएं ज़बरदस्ती लगाई गई हैं तो कोर्ट उसको हटा भी देता है, और फाइनल चार्जशीट जो एक्सेप्ट करती है कोर्ट, उसके बाद मुकदमा शुरू होता है और ट्रायल की डेट दी जाती है। कोर्ट के सामने हर चीज़ डिस्कस की जाती है, गवाह आते हैं, सबूत दिए जाते हैं, उसके बाद जज फैसला सुनाता है। मान लीजिए इसके बाद आपको अपराधी बता दिया जाता है, तो आप हाईकोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, और वहां से भी लगता है कि फैसला आपके हक में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। देखो, 3 कोर्ट होते हैं इंडिया में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में केस जाता है। हर स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं और पूरे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि दोबारा से सारे गवाह आते हैं और डिस्कशन दोबारा से होता है। जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया होता है उसको ही रिव्यू किया जाता है, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई चीज़ रह गई है तो उस केस में कोर्ट चाहे तो किसी को बुला सकती है, वरना जो जजमेंट हुआ है उसी को रिव्यू करती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जब आपको सज़ा सुना देती है तो फिर उस सज़ा को आपको काटना ही होता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, और जो बेल आप ले रहे थे वो भी मिलना बंद हो जाती है, पैरोल मिलती है। अब ये बेल और पैरोल क्या है? देखिए, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक आपको क्रिमिनल नहीं माना जाता। तो ऐसे में कोर्ट को लगता है कि केस अभी चल रहा है और बाहर जाकर ये किसी भी तरह के एविडेंस को खराब नहीं कर सकता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को बेल दे देती है। कल लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया और आपने हाई कोर्ट में अपील कर दी, तो मतलब कि अभी भी आपका केस चल रहा है, इसका मतलब आप अभी भी क्रिमिनल साबित नहीं हुए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक आखिरी फाइनल फैसला ना सुना दे तब तक बेल ले सकते हैं आप। एक बार आपका जुर्म साबित हो जाता है उसके बाद आपको बेल नहीं मिलती, फिर सिर्फ पैरोल मिलती है, वो भी बहुत मुश्किल से। बहुत ज़रूरी हो, घर में कोई मर गया हो, कोई बच्चा हुआ हो, या किसी की घर में शादी हो। एक कंडीशन और होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एक मौका और होता है आपके पास, और वो मौका होता है फांसी के केस में। अगर आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उस केस में आप मर्सी मांग सकते हैं राष्ट्रपति से। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति स्वयं डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जो भी माफ़ी मांगता है राष्ट्रपति जी उस पिटीशन को होम मिनिस्ट्री में भेजते हैं रिव्यू के लिए। होम मिनिस्ट्री भी खुद से डिसाइड नहीं करती है कि क्या करना है, वो जिस स्टेट में क्राइम हुआ है उस स्टेट की होम मिनिस्ट्री को भेजती है, फिर उस स्टेट में कैबिनेट बैठक होती है, फिर कैबिनेट की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को भेजी जाती है। उसके आधार पर राष्ट्रपति जी हाँ या ना करते हैं और वो फाइनल होता है। यही रीज़न है कि इंडिया में इतने सारे केस चल रहे हैं और उनमें इतना टाइम लगता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।